नमस्कार साथियों, राष्ट्र कंपटीशन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम संविधान में इसके पहले वीडियो में आपको बताए थे अनुच्छेद 130 तक लगभग बताए थे। हम आपको बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसके विषय में कल हम आपको बताए थे अनुच्छेद 124 से शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उसमें आपको बताए थे सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे, प्रथम जो है अनुच्छेद था 124। उसके बाद फिर 125 में हम आपको बताए थे न्यायाधीश जो होते हैं उनके वेतन के विषय में बताए थे। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन आपको बताए थे। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश हैं इसको हम कल बताए थे। टोटल जो है 34 न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको बताए थे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कोलोजियम के माध्यम से जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी दिलाते हैं, इसको भी जानते रहिए इसी साथ। तो 124 में हम आपको यही 25 में बताए थे। अनुच्छेद 126 में बताए थे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में बताए थे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब ये आपको बताए थे, जैसे ये होता है कि कभी कभी कि राष्ट्र जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं छुट्टी पे चले गए या कहीं चले गए या बीमार पड़ गए, तो उस समय जो है एडहॉक के रूप में राष्ट्रपति जो है एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके बाद 126 के बाद 127 हम बताए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 127 आर्टिकल क्या कहता है, कोई बताइए। हाँ, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब कभी कभी ये होता है जब फाइलों का अंबार लग जाता है, बहुत से फाइल हो जाती हैं, कोरम पूर्ण नहीं होता, मतलब न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तो उस समय जो है क्या किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति के स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेता है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश में किसी व्यक्ति को लगता है, हर जो हमारे 25 पूरे कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। हर राज्य में अपना उच्च न्यायालय है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है वह जो है अपने न्याय दूसरे अपने बगल के न्यायालय से ले सकता है। और एक सुप्रीम कोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है, एक सुप्रीम कोर्ट है जिसे हम जो है उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो कहने का मतलब जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ से जो है बुला लेते हैं और जो है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाती है। अनुच्छेद 127 बहुत पूछता है। 128 में है जो इसमें क्या होता है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर जो है इनको भी बुला लिया जाता है। कहने का मतलब सेवानिवृत्त का मतलब ये होता है जैसे हमारा जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है या बिहार का हो जाए या महाराष्ट्र का हो जाए या मध्य प्रदेश का या राजस्थान का हो जाए, उनके जो न्यायाधीश होते हैं इनको जो है रिटायर होते हैं तो इनको बुला सकता है। ठीक है, 29-30 में बताए थे। 29 में बताए थे जो है उच्च न्यायालय की कार्रवाई अभिलेखीय न्यायालय है। क्या है, अभिलेखीय न्यायालय। कहने का मतलब इसका सब कार्य लिखित होता है और अपने अवमानना के लिए क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। अनुच्छेद 130 में बताए थे उच्चतम न्यायालय का स्थान राजधानी में है। राजधानी मतलब दिल्ली में है। तो देखिए इसकी क्या क्या अधिकारिता है, इसके विषय में आज आगे बताएंगे आपको। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताएं, आपकी हेडिंग होगी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिताएं। क्या इनकी अधिकारिताएं हैं, देखिए आरंभिक अधिकारिता, उसके बाद अपीलीय अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता में अनुच्छेद 131 आता है जिसे प्रसंगी न्यायालय भी कहा जाता है, अनुच्छेद 131 में। ठीक है, तो आरंभिक अधिकारिता 131। फिर उसके बाद अगली पॉइंट होती है अपीलीय अधिकारिता, मतलब 132 से 34 तक। फिर है सलाहकारी अधिकारिता 143। फिर अन्य अधिकारिता अभिलेखी 137। इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद 137 प्रसंगी न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद देखिए अपीलीय अधिकारिता का मतलब कभी कभी होता है अपील के लिए। ठीक है, अपील के लिए 132 से 34 रखें। इसमें क्या होता है, आरंभिक मौलिक अधिकार के अंतर्गत कब हम वहाँ जाएंगे, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो गया। अगर इधर छोटा मोटा होता है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, जिला न्यायालय में जाते हैं लोग, यहाँ से हाई कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी तुरंत पहुँच जाता है, वह किस पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वही है जो है आरंभिक या मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। केंद्र और राज्यों का मतलब ये होता है, केंद्र का मतलब हमारा देश केंद्र, ठीक है, और राज्य का मतलब जो हमारे 28 राज्य हैं। हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य में हमारा पड़ोसी राज्य है एमपी दिखाई दे रहा है, सामने बगल बिहार दिखाई दे रहा है। कभी बॉर्डर को लेकर किसी विवाद को लेकर एमपी से और यूपी वाले से विवाद हुआ तो ये मैटर यूपी वाले नहीं कहेंगे कि हम अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में निपटाएंगे।
ठीक है, सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वही कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होगा तो हाई कोर्ट में नहीं निपटेगा, सीधा कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, आरंभिक मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। दूसरा है राज्यों के बीच विवाद। राज्यों के बीच भी विवाद हो रहा है, वो तो केंद्र और राज्य के बीच हुआ तब, और राज्यों के बीच, राज्य का मतलब जैसे केंद्र देश से विवाद हुआ राज्य से, और राज्य से विवाद हो गया तब जाएगा। तीसरा है केंद्र एक तरफ अन्य राज्य एक तरफ, तब भी ऐसा विवाद होगा। कुल राज्य एक तरफ कहा कि हमें इस नहीं इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि सबका राज्य में अलग अलग विषय भी बनाए गए हैं। हम आपको बताए थे, आज जान लीजिए। एक होता है 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है। संघ सूची पर संघ का अधिकार होता है, लेकिन राज्य सूची पर किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं और मूल संविधान में कितने विषय थे? वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में, और जो है पहले कितने थे? 66 विषय थे। तो 61 विषय पर हमारा राज्य सरकार कानून बना सकता है, ना कि केंद्र सरकार बनाएगा, ठीक है। और जो केंद्र का होता है उसमें जो है मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची जो होती है उस पर जो है दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन कभी विवाद होगा तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। तो वही बता रहा है कि केंद्र और राज्य एक तरफ अगर होते हैं, ऐसी सब समस्याएं होती हैं, तब ऐसा मैटर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए ये होता है 131 में, फिर अपील जाएंगे। अपील यहाँ सलाहकारी अधिकारिता क्या होती है? अनुच्छेद 143 में इसको समझ लीजिए। पहले 137 देखिए, अन्य अधिकारिता अभिलेखी है। 143 का मतलब होता है सलाह अधिकारिता। सलाह का मतलब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 143 क्या कहता है, या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों अनुच्छेद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक आता है जो है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या मांग सकता है? सलाह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, उसके ऊपर है, वो चाहे तो सलाह दे, चाहे तो राष्ट्रपति को कर दे हम सलाह नहीं देंगे। और एक चीज, और राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है सलाह, लेकिन बाध्य नहीं है राष्ट्रपति मानने की। मतलब राष्ट्रपति अगर वो सलाह देते हैं तो वो बाध्य ना है कि देते हैं सलाह, दे चाहे ना है। राष्ट्रपति का सलाह दे तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं। अभी एक मैटर हुआ था हाल ही ताजमी का पहले हुआ था, राम मंदिर जो है, राम मंदिर पे राष्ट्रपति ने मांगा था, हाँ मांगा था सुप्रीम कोर्ट को, उसने कहा हम नहीं देंगे, राष्ट्रपति को मना कर दिए। किस अनुच्छेद के तहत? सोचिए कितनी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। राष्ट्रपति को बेचारों को क्या कर दिए? मना कर दिए। राम मंदिर पे फैसला मतलब मांगे थे सलाह लेने के लिए, नहीं दिए। तो हमारा कहने का मतलब आर्टिकल 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन वो देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राम मंदिर पर मांगा गया था लेकिन वो दिए नहीं सलाह, ठीक है। देते तो दे देते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देते सलाह, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे विवाद हुआ था, यहाँ बननी चाहिए। अभी तो देखो रंजन गोगोई ने फैसला दे दिया किसका किसका हिस्सा है। उसके बाद उनको बताया कि हाँ इनकी ज़मीन थी राम मंदिर की, उनको 5 एकड़ उसके बदले में देना पड़ा, ठीक है। देने के बाद वही रंजन गोगोई तो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उसमें उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यही होता है, वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आइए अगला फिर क्या कहता है? सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 जो हम बताए थे। उसके बाद अन्य अधिकारिता में अभिलेखी जो होता है 137 आता है। इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद 137 यह कहता है, जैसे कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, न्यायालय कोई डिसीजन दे दिया तो अपने, इसको हम कह लेंगे पुनर्वलोकन, क्या कह सकते हैं? पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन का मतलब ये हो सकता है, अगर वो कोई डिसीजन दे दिया तो पुनर्वलोकन का मतलब ये होता है वो दोबारा देख सकता है हमने क्या दिया है, सही निर्णय हमारा है गलत, तो दोबारा फिर उस पर सोच सकता है। एक बार कह दे इनको फांसी देनी चाहिए। अभी जो है वो कसाब, कोई यार मुझे नाम नहीं आ रहा है, कोई एक आतंकवादी था, उसको डिसीजन दिए थे तो सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी, हाई कोर्ट, ठीक है, बैठी थी, रात को बैठी थी। वो किसी को अपना डिसीजन दे देते हैं, चलो आपको फांसी दे दी गई,
तो दोबारा अनुच्छेद 137 के तहत तो देख सकते हैं कि हमने फैसला कैसे दिया, गलत है कि सही, दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, पुनर्वलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ में आया ठीक बनाए तो उसको बदल भी सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 137। ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 137 से पुनर्वलोकन यानी अपने दिए हुए निर्णय को राष्ट्रपति दोबारा फिर देख सकता है। और 143 क्या कहता है? एक आता है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है, राय मांग सकता है। ठीक है, दोनों क्लियर हुआ। इसके बाद इधर हो गया जरा, अब प्रसंघीय न्यायालय है। आइए देखिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर क्या मैंने बताया कहाँ कहाँ जाते हैं। उसके बाद देखिए सलाहकारी अधिकारिता हो गए, और उसके बाद देखिए फिर आगे होता है विशेष अपील। क्या होती है विशेष अपील? देखिए इसमें होता है हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। विशेष में कभी कभी होता है हाई कोर्ट के भी, जिसे फैसला चला गया हाई कोर्ट, ओकरे विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला जा सकता है। इधर हाई अभी शिक्षा मित्र ले गए थे, शिक्षा मित्र वाला मैटर देख लीजिए, हाई कोर्ट कुछ फैसला दिए, तब चले गए हम सुप्रीम कोर्ट लड़ने, फिर हम चलते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेंगे। तो कहने का मतलब हाई कोर्ट यहाँ से लिख के दे देगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना मैटर लेके। ठीक है, ये होता है। अनुच्छेद 138 क्या कहता है? किसी भी अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है, उसका क्षेत्र हो हाई सुप्रीम कोर्ट जो है अब उसके अधिकार में वृद्धि कर सकता है, उसके पास पावर होती है। अनुच्छेद 139 रिट अधिकारिता में वृद्धि, रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। ठीक, रिट क्या है बता रहे हैं, रिट क्या होता है इसको बता देंगे। देखिए रिट अधिकारिता होती है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है राष्ट्रपति कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस अनुच्छेद के तहत जो है, हाँ किस अनुच्छेद के तहत जो है रिट जारी की जाती है? न्यायालय। राष्ट्रपति नहीं, कौन जारी कर सकता है? न्यायालय जारी कर सकता है। 32 के तहत। और 126 के तहत कौन जारी करता है? 126 नहीं, 226 है। ठीक है, पहले 32 समझिए। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। कितनी प्रकार की रिट होती है? 5। अभी कपिल परीक्षा में पूछे था कितनी प्रकार की रिट हुई, टिक मारना था सिर्फ 5 प्रकार की। ठीक है, यही पूछे तो बस 5 प्रकार मार दी लम्बा। लेकिन अब 5 प्रकार की रिट कौन कौन होती है हम उसको बता रहे हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 226 के तहत कौन जारी करता है? हाई कोर्ट। इतना जानकारी करिए। तो देखिए हम आपको रिट बताते हैं क्या क्या होती है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी जो है इनकी अधिकारिता है। जैसे हमारा कहने का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है थोड़े समय मान लीजिए, ठीक है, तो उसको तो गया तो उसके घर वाले कोई अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील करेंगे भाई तो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट, थाना से पूछे पुलिस से, भाई बंदी को कहाँ रखे हो, मेरे सामने क्या करो, प्रत्यक्ष करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को मेरे सामने प्रत्यक्ष करो, नहीं तो उसको जवाब देना पड़ेगा कहाँ रखे हैं बंदी को। क्योंकि अगर वो जो बंद है, कोई उसका मित्र है, उसका साथी संगाती है, उसके गार्जियन है, अपील करेंगे भाई पुलिस पकड़ के लेके कहाँ रखा है, तब सुप्रीम कोर्ट तुरंत फटकार लगाएगा थाने पे, बंदी को मेरे सामने क्या करो, प्रत्यक्ष करो। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा है परमादेश। परमादेश इसका मतलब आदेश देना होता है। जो ऊपर के न्यायालय होते हैं नीचे वाले उनको अपना आदेश दे सकते हैं। परमादेश का मतलब आदेश देना होता है। सीधा चलिए परमादेश, हम आदेश देते हैं। अभी पूछा गया था परीक्षा में, परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका मतलब आदेश देते हैं। और नीचे वाले न्यायालयों के कहने का मतलब ये है अगर सही से कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें आदेश देते हैं, भाई आपने काम का या अपने ड्यूटी को सही से पालन कीजिए, नहीं तो आप हटाए भी जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले क्या दे सकते हैं? आदेश। बीच बीच में सब चेकिंग आती रहती हैं, भैया सही से कार्य करें नहीं तो हटाया जा सकते, तो ये परमादेश है। यानी हम आदेश देते हैं, समझिए। मैडमस इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? मैडमस, यानी मैडम का आदेश से बैठा है तो हम आदेश से क्लियर हो जाएगा। तीसरा है प्रतिषेध। ये सब जो है, प्रतिषेध का मतलब रोक देना, प्रतिषेध यानी रोक देना। ठीक है, और उत्प्रेषण का मतलब रोक के अपने पास मंगा लेना। प्रतिषेध का मतलब रोक देना, उत्प्रेषण का मतलब रोक के अपने पास मंगा के उसका फैसला सुना देना। अब ये कब होता है प्रतिषेध? जैसे किसी न्यायालय का जो क्षेत्र होता है अगर उसके अधिकारिता में वो नहीं आता है और वहाँ फैसला कर रहा है, तभी प्रतिषेध प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसका दायरा होना चाहिए। अगर आप अपने क्षेत्र से बाहर का कर दे रहे हैं तो वहाँ प्रतिषेध होता है। सोचिए, आप समझिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जल्दी समझ में नहीं आता है। प्रतिषेध का मतलब रोक देना। अब कब? जब कार्यवाही चल रहा है तब। उत्प्रेषण मतलब मंगाए के उसका फैसला हल कर देना। अब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ जगह क्षेत्र ना हो फैसला सुना दे। आपका क्षेत्र यहाँ नहीं है, आप फैसला सुना दे रहे हैं, उसमें प्रतिषेध क्रिया होती है। उसके बाद जो है उत्प्रेषण मंगा लेते हैं। अधिकार परीक्षा एक होता है, 5वां वाला भी।
अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी सर्विस पे पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पहुंच जाता है तो उसमें उससे उच्च अधिकारी ये पूछ सकते हैं आप किस, यानी व्हाट इज अथॉरिटी, आप किस मतलब अधिकार के तहत आप इस चेयर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पूछ सकता है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखिए आपको क्या क्या बताएं। आपको हम बताएं सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, क्या बताएं, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता। उसमें आपको बताएं आरंभिक अधिकारिता होती है, अपीलीय अधिकारिता होती है, सहकारी अधिकारिता होती है, अन्य अधिकारिता होती है। अपीली में देखिए परिसंघ न्यायालय होता है, इसमें क्या होता है, आरंभिक या मौलिक अधिकारिता, जिसके अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो और न्यायालय है ना, जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है, क्यों हम ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाएं। कैसे मैटर को लेके जाएंगे, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जब होता है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, तो ऐसे मैटर को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। फिर उसके बाद राज्यों के बीच विवाद होता है, केंद्र राज्य एक तरफ राज्य हो जाते हैं, केंद्र एक तरफ सब राज्य एक तरफ, तब विवाद होता है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बताए थे अपीलीय अधिकारिता इसी के तहत होती है, अपीलीय अधिकारिता 132 और 34 के तहत, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 143 था, इसमें हम आपको बताए थे कि 143 में यह होता है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च के न्यायालय के जो निम्न मुख्य न्यायाधीश है उससे क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। 143 के तहत वो सलाह मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं सलाह लेने के लिए, ठीक है, दोनों में है। और बताए थे कब मांगा गया था, कभी कभी पूछते तो आपको बता देना पड़ेगा, राम मंदिर पे मांगा गया था, उसको सलाह नहीं दी। उसके बाद अन्य अधिकारिता में आता है पुनर्वलोकन, अनुच्छेद 137 से पूछता है। पुनर्वलोकन का मतलब ये होता है कोई डिसीजन अगर उसने दे दिया तो उस पर क्या कर सकता है, अपना पुनः देख सकते हैं कि हमने अपने डिसीजन को कैसा, मेरा सही है कि नहीं, दोबारा उसका पुनर्वलोकन कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। किसी को सजा दे दी है फिर उसके बाद उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं 137 के तहत, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 32 हमने आपको बताया। 32 का मतलब ये होता है, इसमें जो है न्यायालय के पास रिट जारी करने की सख्त होती है। रिट कितने प्रकार की होती है, बस यही पूछते तो आप जानिए 5 प्रकार की। 5 रिट हमने आपको बता दिया। 5 रिट कौन कौन सी होती है। पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करिए मेरे सामने। दूसरा है परमादेश, ऊपर वाले नीचे वाले को आदेश देते हैं। प्रतिषेध, कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही चलते के दौरान जो है उस पर रोक दिया जाता है। उत्प्रेषण, रोक के अपने पास मंगा के उसका हल निकाल देते हैं। अधिकार पिक्चर, बड़ी अथॉरिटी, यानी किस अधिकार के तहत अगर कोई फर्जी करके चला जाता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। आप किस तरह इस कुर्सी का प्रयोग कर रहे हैं पूछते हैं, हाँ उसको हटाया भी जा सकता है। ये जो है इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद अनुच्छेद जो है 138 किसी भी अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। उसके पास इतना अधिकार होता है कि वह किसी भी अधिकारिता में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। 47 सीट अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है, सीट में भी वो वृद्धि कर सकता है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि संसद के जो बताए थे न्यायालय के विषय में, इसमें न्यायालय की संख्या कौन बढ़ा घटा सकता है पता है, कौन जो है इसमें जो है जजों की संख्या बढ़ा सकता है। किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास अथॉरिटी को जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, संसद के पास है। संसद ही उनका क्या निर्धारित करता है, वेतन निर्धारित करता है। कितना जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सब जज हैं उनका वेतन कितना होना चाहिए, तो सुप्रीम जो है संसद निर्धारित करता है। वही जो है उसके अधिकार क्षेत्र को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और घटा सकता है, ठीक है। अब आपको बताए थे कि इनका वेतन क्या है, आप लोगों को पता ही है। हाँ, 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन होता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, हाई कोर्ट। आइए थोड़ा सा हम आपको इसी विषय में प्रकाश डाल देते हैं, हाई कोर्ट के विषय में, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा था, उसको तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पढ़ा था अनुच्छेद 124 में क्या है, हाई कोर्ट। 124 में क्या था, हाई कोर्ट। हमें आपको यही बताया था, जिसको दो इधर कर देंगे 214 बन जाएंगे। सॉरी 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट बताए थे, सॉरी सुप्रीम, तो दो इधर कर देंगे 214 बन के क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ क्या होता है, हाई कोर्ट। 124 इधर 214, रेट दोनों भी जारी करते हैं। वो किसके तहत जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। वो किस अनुच्छेद तहत, 226 के तहत जारी करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको जब बताएंगे भाग 6, अभी तो आपको भाग 5 बता रहे थे, जब भाग 6 बताएंगे तब इसको बताएंगे। उसके न्यायाधीश से इस न्यायाधीश की तुलना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, रिटायरमेंट कितना है, 65 वर्ष तक लमसम को हो जाएगा। लेकिन जब हाई कोर्ट का आएंगे इसका 62 वर्ष, क्योंकि पूछता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आयु कितने, हाँ रिटायरमेंट तो 62 वर्ष, उनका क्या है 65 वर्ष। उनका वेतन 2,80,000, उनका वेतन कितना है 2.5 लाख। उनका अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख है, लेकिन यहाँ अन्य न्यायाधीशों कितना है,
नहीं। हमारा कहने का मतलब हाई कोर्ट जो अन्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश छोड़ के, इनका वेतन कितना है? 2,25,000 और मुख्य वाले के 2,50,000, 2,80,000 और अन्य वाले के 2.5 लाख। दोनों में कंपेयर करना चाहिए। उनकी उम्र 65 वर्ष, इनकी कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष। वो 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? 10 वर्ष तक जो है किसी भी किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो, या 5 साल तक न्यायिक पद पे, न्यायिक मतलब जज। अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ क्या होता है, यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, इनको जो है 10 वर्ष तक जज रहना चाहिए। कितने वर्ष तक न्यायाधीश रहना चाहिए? 10 वर्ष तक। और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहना भी चाहिए। 10 वर्ष तक अधिवक्ता और 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहना चाहिए। क्या है? न्यायिक पद पे रहना चाहिए। न्यायिक पद का मतलब वही जज संबंधित है और न्यायिक अधिकारियाँ होती हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ? जिला न्यायाधीश होता है। क्या ये होता है? जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश में आएंगे तो ये जो है अनुच्छेद किसमें है? वो 124 में था, ये 214 था। जिला वाला आ जाएंगे तो 233 में है जिला न्यायालय। क्या है? जिला न्यायालय 233 में है। इसका जो जज होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? वहाँ तो हाई कोर्ट के राष्ट्रपति किया, सुप्रीम कोर्ट के भी राष्ट्रपति किया इसकी सलाह से, लेकिन यहाँ जो है राज्यपाल करता है। जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 233 के तहत। तो इनका योग्यता क्या होनी चाहिए? जिला जज वालों की, जिला जज वालों की योग्यता जो होनी चाहिए वो 7 साल तक क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए। 7 साल क्या होना चाहिए? अधिवक्ता होना चाहिए, तब इस पद पे जाएंगे। और कुछ वैकेंसियाँ जो हैं परीक्षाओं के माध्यम से की जाती हैं। अब जो है भाग जो है जब 6 पढ़ाएंगे तब उसको हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है?